तो हमारा जो चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें जनरली डील क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग डील क्या करते हैं। तो केमिकल मीन्स इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल मीन्स क्या, अब केमिकल मीन्स यहाँ पर हम लोग किस में डील करेंगे, केमिकल रिएक्शन में से, ठीक है। और काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है आपका मोशन, ठीक है। काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है आपका मोशन, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का होना यानी आपका टाइम के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आपका किसके साथ ये डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन आपका कैसे टेक्स प्लेस होती है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपका है सबसे बेसिक कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक आपका रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, ठीक है। तो PCl5 का जो डिकम्पोजिशन है, आपको पता है जब इसको हीट करते हैं तो ये आपका टूट जाता है किसमें, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस आपका क्लोरीन में, PCl3 और Cl2 में, ठीक है। आपको पता है ये वाला साइड जो है वो क्या कहलाता है, आपका रिएक्टेंट, दिस साइड इज नोन एज रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज नोन एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक। आपने कभी क्या होगा इस रिएक्टेंट को लिया होगा तो किसी टाइम टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इसका कंसंट्रेशन हम लोग बोल देते हैं कितना रहा होगा, आपका C रहा होगा, ठीक है। और जब आपका सिर्फ रिएक्टेंट है तो टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आपका प्रोडक्ट कुछ फॉर्म नहीं हुआ होगा, इनका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका 0 0, ठीक है। फिर क्या होगा आपका कुछ समय बीत जाने दो, मान लो आपका कितना हो गया डेल्टा टी टाइम बीत गया है, ठीक है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो इसका कंसंट्रेशन घट के आपका क्या हो गया, C माइनस डेल्टा C हो गया, ठीक है। तो आपका PCl3 कितना बना होगा, तो जितना ये डिक्रीज हुआ अब यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री लगता है, तो इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो डेल्टा C से कितना बनेगा आपका, डेल्टा C ये बन जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना बन जाएगा आपका, डेल्टा C बन जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट के केस में क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे फॉर्म होगा। तो दो टर्म यहाँ पे आएंगे, एक आएगा आपका आएगा डिसअपियरेंस और एक आपका आएगा फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या डिसअपियर हो रहा है, तो डिसअपियर आपका रिलेटेड किससे होगा, डिसअपियर विल बी रिलेटेड टू द रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपियरेंस ऑफ या डिसअपियर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दो टर्म आ गए, एक डिसअपियर और एक आपका अपीयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। यानी रेट क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है यहाँ पर, ठीक है, रेट आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बस लिख रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, किसके लिए लिखेंगे, हमेशा रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे। तो आपको पता है इसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है। कितना चेंज हुआ है, डेल्टा C चेंज हुआ है,
तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो, सेम आपका क्या है, PCl5 का डिकम्पोजिशन आपको पढ़ा रहे हैं। तो PCl5 का डिकम्पोजिशन किस में होता है, आपका PCl3 प्लस आपका Cl2। ठीक है, इसका क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन टाइम के साथ, और इसका क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग रेट ऑफ जब डिसअपियरेंस निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस विल बी फॉर रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा, डेल्टा इज द चेंज। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन, आपका PCl5 का। ठीक है, डिवाइडेड बाई विथ रिस्पेक्ट टू जितने टाइम इंटरवल में उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए लिखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा होगा, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस विल बी ओनली फॉर द रिएक्टेंट। फिर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये आपका होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, वो वाली चीज तो बढ़ रही है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो जब प्रोडक्ट आपका टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, मान लो क्लोरीन का लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्लोरीन। या फिर आपका पहले क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हो जाएगा प्लस चेंज, डेल्टा चेंज बताता है। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कंसंट्रेशन। तो आपका कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है डेल्टा टी टाइम में, ये आपको क्या बता देगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3। सेम आप किसका निकाल सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको ROF लिख रहे हैं, ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये भी आपका प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, Cl2 डिवाइडेड बाई आपका जो टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो ये चीज है वो क्या बता रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर आपका डिसअपियरेंस, जो आपका टाइम इंटरवल है। ठीक है, टाइम इंटरवल का मतलब आपका टाइम इंटरवल किस में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटा में हो सकता है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल इन सेकंड, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है फिजिक्स की तरह, यूनिट हम सेकंड ही यूज करेंगे। तो सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस अगर स्लो रिएक्शन है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डे में भी होगा वो। ठीक है, ईयर्स में भी होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली है क्या, तो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन्स मोशन। तो आपका क्या हो जा रहा है, कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या फिर कितनी स्लो है, उसको आपका किसके थ्रू समझोगे, तो एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगी, तो उसको हम लोग बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़े हो, ठीक है, ये सिंपली क्या है आपका, कि जो आपका रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, वो उस टाइम इंटरवल में कितना फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द होल रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ये आपका डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन पे। ठीक है, मतलब आपका जैसे PCl3 Cl2 है, ठीक है, किस तरह से आपका फॉर्म हो रहा है। सपोज दैट आपका डेल्टा टी टाइम में ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है, और डेल्टा टी टाइम में आपका 2 मोल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए एक ही होता है। ठीक है, ओनली वैल्यू एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर आपके क्या होते हैं, मीन्स अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से एक टेम्परेचर भी होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपकी एक ही वैल्यू होती है, और ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, आप किसी के टर्म में भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के भी टर्म में लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसमें बात नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपकी एक जैसी आएगी।
लेकिन जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालोगे तो इनकी वैल्यू सेम या फिर अलग अलग हो सकती है, और वो डिपेंड करता है आपका स्टैक्योमेट्रिक इनका क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जो आपकी रिएक्शन में बैलेंस करते समय लिखी जाती है। जैसे ये आपका क्या है 1, ठीक है, यहाँ पर ये भी कितना है आपका 1, और ये भी कितना है आपका 1। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है कि कोई रिएक्शन आपकी कितनी फास्ट है या फिर आपकी क्या है कितनी स्लो है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अब उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, मतलब आप डिफाइन कैसे करोगे, तो टाइम के साथ आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है उसी से डिसाइड होगा। अगर आपका टाइम के साथ कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि आपका जो रिएक्शन है वो स्लो है। और जब आपका क्या हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज हो गया, तो आप क्या बोलोगे, फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन स्लो है या फिर फास्ट है, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, इट इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो हमारा किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये होता क्या है। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब आपका जैसे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो कि ए प्लस बी gives out CC plus DD. This term is related to the reactant and this is related to the product। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, इसमें से किसी का भी कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी का भी आपका कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आपका चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी सिंपली क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time। ठीक है, और any reactant or product per unit time such that, आप इसको और कैसे कर सकते हो, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा इस रिएक्शन के लिए, तो देखो, अगर आप क्या डिफाइन करोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे, तो सिंपल सा आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, ऑफ ए, इसको आप कैसे लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, फिर इसी तरीके से मान लो आपको लिखना होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो ये सिंपली कैसे लिखोगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसके बाद आप रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे ऑफ इसका सी का, क्योंकि वो प्रोडक्ट हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो एक हो जाएगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको निकालोगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अलग अलग आएगी। क्यों अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है आपका अलग अलग है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे अलग अलग आएगा। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिस्पेक्ट में निकालोगे, वो क्या आना चाहिए, पूरे रिएक्शन का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जो जो आपका यहाँ पर जैसे रेट ऑफ आपका अपीयरेंस डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ अपीयरेंस है या फॉर्मेशन है, तो ये आपका सिंपली उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का चेंज अपॉन आपका टाइम इंटरवल। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, तो जो इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालोगे हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, तो 1/a हो जाएगा। बाकी आपका जैसे है एज इट इज उतार दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन आपका टाइम इंटरवल, फिर आपका -1 अपॉन बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी
अपॉन, ठीक है, इक्वल टू का साइन क्यों लगाए हैं, तो चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लो चाहे बी के रिस्पेक्ट में लो, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा आपका, सेम आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका नहीं, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल्स टू प्लस 1/1 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब ये चीज मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेके आपको प्रूव करूंगा कि यहाँ पर आपका स्टैइक्योमेट्रिक आपका कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या करोगे, जो भी आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आप क्या करोगे, उसके स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और इस तरीके से जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, इसकी वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, यानी पूरे होल ऑफ द रिएक्शन, चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लिखो या फिर किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखो या फिर किसी के प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखो, आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज द ओनली वैल्यू होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द ओनली वैल्यू। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा था कि कैसे ये आप ये डिवाइड कर रहे हो, मान लो आपका ए एक रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, बी प्लस 3c बना रहा है। ठीक है, यानी अगर 1 मोल ए खत्म होगा तो 1 मोल बी बनेगा और 3 मोल सी बनेगा, ऐसा कुछ है। तो मान लिया स्टार्टिंग ये कितना है एक्स और ये कितना हो जाएगा 0 0। यहाँ से अगर मान लो इसके में से डेल्टा एक्स निकल गया तो ये कितना बनेगा डेल्टा एक्स और ये कितना बनेगा 3 डेल्टा एक्स। तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स का कमी हुआ है तो माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना आया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसी तरह से बी का निकालोगे, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स बड़ा है डेल्टा टी टाइम में। फिर इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अगर सी निकालोगे तो ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा उसी टाइम में, ये तिगुना बड़ा है। तो अब आपको देखो, ये आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया, ये आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया, ये 3 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 1, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 1, इससे डिवाइड कर दो। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, इससे डिवाइड कर दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन समझा रहा था मैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी रिस्पेक्ट में लिखो, चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखो, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक ओनली वैल्यू होगी। ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी, चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, तो एक रिएक्शन जो एग्जांपल लिए ए प्लस बी बी गिव्स आउट सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ पर आपका अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना होगा, सिंपल ऐसे निकलेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। फॉर्मेशन में प्लस आ जाएगा, जो कंसंट्रेशन चेंज होगा अपॉन टाइम, सिंपल ऐसे निकलेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालते हैं तो इनका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे भी क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल ए था, यहाँ पर क्या करोगे आप स्मॉल ए से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, बी का स्मॉल बी था इससे डिवाइड कर दिया, सी का स्मॉल सी था डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने बीच में इक्वल लगा के रखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी लोगे तो ओनली वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब सेम वैल्यू आएगी। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो सकता है, अपने में अलग अलग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आपके स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, ए से आपका क्या है बी प्लस 3c बन रहा है। ठीक है, तो मान लिया स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इसका एक्स और ये सब 0 0 होंगे, तो इसके में से जब डेल्टा एक्स डिक्रीज होगा तो ये कितना बनेगा डेल्टा एक्स और ये कितना हो जाएगा 3 डेल्टा एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है माइनस डेल्टा एक्स का, तो माइनस माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये देखो कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब देखो रेट ऑफ चाहे डिसअपियरेंस हो या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस हो, कभी भी ओवरऑल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, रेट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए माइनस साइन लगा के इसको पॉजिटिव बनाया जा रहा है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन था, माइनस डेल्टा एक्स का कमी हुआ है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अगर बी निकाला जाए तो कितना बढ़ गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अगर सी लिखा जाए
तो ये कितना बन गया, उतने टाइम में 3 डेल्टा एक्स बन गया। तो 3 डेल्टा एक्स बाई 3, 3 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पे देखो रेट ऑफ आपका डिसअपियरेंस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, फॉर्मेशन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, उसका 3 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस अलग अलग वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज देखो आपकी सेम आ गई। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय क्या करना है, एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है या रेट ऑफ अपीयरेंस है, उसको ओवरऑल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, यहाँ पर हमको उसके स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल ये इतना है। अब जैसे कि मान लो कि आपको एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, N2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का है, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ठीक है, ये किसका रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की हेल्प से आपका अमोनिया का बनाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए आपको कहा जाए रेट का एक्सप्रेशन लिखो, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेट, एक्सप्रेशन फॉर रेट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लिए होता है, अब आप N2 क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, उसे डिवाइड कर दो, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, ये क्या है, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इस नाइट्रोजन, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो जो है मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो और रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछे या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, ठीक है, तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, नाइट्रोजन का, अगर निकालना होगा तो वो तो सिर्फ यही होता है ना, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछे तो वो सिर्फ इतना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे किसका, अमोनिया का, तो क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये देखो टाइम इंटरवल ले रहा है, जब टाइम इंटरवल लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टर्म को हम लोग बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अभी और डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे समझो ये सब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ आपका क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू आपस में इक्वल आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं आपका इक्वल है, ये किस पर डिपेंड करता है, आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो रेट ऑफ रिएक्शन कोई वैल्यू दिया है, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी वैल्यू दिया है ए। अब आपको यहाँ से क्या पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो जो आपका यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, ए वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, और यही आपका रेट के बराबर भी है, तो ये निकल के आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ये तो सिर्फ इतना ही होता है ना, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई आपका टाइम इंटरवल। लेकिन आपको किसकी वैल्यू ए पता है, आपको पता है 1/3 इक्वल्स टू ए, तो सिर्फ इतना निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टाइम इंटरवल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यानी जितने समय में ये क्या होगा, 1 मोल खत्म होगा नाइट्रोजन, उतने समय में हाइड्रोजन कितना चला जाएगा, 3 मोल चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ ले, तो
तो ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहीं पे समझा देते हैं। ये किसके बराबर है, ये ए वाली वैल्यू जो है वो 1/2 आपका वन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और इसके बराबर है। तो सिर्फ ये वैल्यू पूछा है आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इस 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2A, और ये क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और आपका ये आपका क्या हो गया। ये मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है और उससे आपको किस में कन्वर्ट करना हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हुआ, तो आप कैसे कन्वर्ट करके निकालोगे, ठीक है। तो रेट ऑफ आपका अपीयरेंस और डिसअपियरेंस अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी रिस्पेक्ट में लिखोगे आपका क्या आएगा, सेम वैल्यू आता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास है, इसका दे दें, चलो वाटर का दे दे रहे हैं। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट आपका 2H2O, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए अगर लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे, -1/2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे टाइम इंटरवल, और आपका क्या हो जाएगा प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय आपका टाइम इंटरवल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको रेट ऑफ क्या निकालना है, डिसअपियरेंस निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिंपली कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आपका टाइम इंटरवल, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन निकालना होगा तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आपका टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है आपका। यहाँ पे देखो आपका रेट ऑफ रिएक्शन में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और या फिर आपका अपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक। तो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, एक तो बेसिक है तुम्हारा डेफिनेशन था, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, इसमें पढ़ते क्या है, तो कोई रिएक्शन आपका कितना फास्ट है या फिर आपका कितना स्लो है उसके बारे में पता चला, और इसको डिसाइड कैसे करते हैं, तो वो टर्म आपका कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, किसी भी आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, क्या कहलाता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक। फिर यहाँ से आपको एक और टर्म पढ़ाया कि जब भी आपका क्या होगा, कोई रिएक्शन होगा, मान लो A to B है एक रिएक्शन, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट के केस में हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ऐसे ये लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी फॉर्मेशन लिखेंगे ना प्रोडक्ट के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, उसको कैसे लिखेंगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन आपका टाइम इंटरवल, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था आपका ऑल इन ऑल लेक्चर। और हाँ, एक आपका जो क्वेश्चन बनता है, आज क्वेश्चन भी मतलब करने लायक हो गए हो, कि पहला तो एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक्सप्रेशन लिखना आ गया, ठीक है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो उसकी हेल्प से कैसे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे और कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे। तो टोटल 3 मॉड्यूल हो गया। एक एक्सप्रेशन जनरली पूछता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख लिए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस भी कैलकुलेट करा सकता है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में कन्वर्ट भी करा सकता है। तो आपको कभी कभी ऐसे देगा कि एक आपका ए का कंसंट्रेशन 5 मिनट में, ठीक है, कितना हो गया, 0.05 मोल पर लीटर से 0.03 मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। तो आप बताओ कि रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू भी लग सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और दोनों को इंटरकनेक्ट करके, ठीक है, ध्यान से सुनो, दोनों को इंटरकनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन लगाओगे कहाँ से, तो सीधे उठाओ अब, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक, मतलब जो कॉम्पिटेटिव वाला है, मतलब रिलेटेड टू द जेई और या फिर नीट, ठीक है, जिस भी का भी क्या करो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी बुक को उठाओ और मतलब चैप्टर वाइज दो दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मत टच करना, कॉन्सेप्चुअली जो आपका क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है, उस बुक ऐसा बुक उठाओ और लग जाओ, ठीक है।
तभी मजा आएगा, नहीं तो बिचड़ते जाओगे, आगे कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे और अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा इसमें। ठीक। बीच बीच में तुम्हारा डिस्कनेक्ट क्यों जा रहा था? हेलो। 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 हाँ कह रहे बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे 2-3 बार। कितना स्पीड आ रहा तुम्हारा? हम्म। और मतलब इसमें जूम से ज्यादा क्लैरिटी था उसमें टेक्स्ट में कि उसी तरह है? हेलो। कह रहे हैं जूम के रिस्पेक्ट में इसमें क्लैरिटी ज्यादा आ रहा था कि उसी की तरह ही है? हाँ। अच्छा, मेरा आवाज बिना इंटरप्ट हुए लगातार सुनाई दिया है? तुम्हारे तरफ से कट रहा है, इधर से अगर लगातार सुने हो तो ठीक है। वही हम देखे कई बार, एक बार तो लंबा डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन हम लेक्चर वो कर रहे थे, मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए फिर उसको कंटिन्यू रखे थे। हम्म। जब वो करना रहा करे ना तो एक बार एयरप्लेन मोड से वो कर लिया करो। जब भी लेक्चर वेक्चर सुनना रहा करे तो एयरप्लेन मोड से उसको क्या कर दिया करो, मतलब ऑफ करके ऑन किया करो, तब थोड़ा नेटवर्क सही चलता है। ठीक है, तो आज पे क्वेश्चन लगाना। हाँ। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, उसमें भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 4 बजे भी अगर मन करेगा ना जुड़ने का तो उसमें भी कर लेना, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हेलो।